हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यार्थी गुरुकुल। मैं श्रुति सिंह। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का 8 चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। यहाँ हम देखते हैं कि अंग्रेज भारतीय शिक्षा के विषय में क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, उनकी जो प्रतिक्रिया है भारतीय शिक्षा के विषय में वो कैसी है। यह पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के नवाबों, राजाओं, किसानों और आदिवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था, साथ ही साथ यहाँ के विद्यार्थियों के जीवन पर भी कैसा असर पड़ा था। अंग्रेज के लिए विद्यार्थियों के जीवन को समझना बहुत ही ज़रूरी था, बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि वो भारत में सिर्फ यहाँ के भूक्षेत्र पर ही अपना कब्जा नहीं करना चाहते थे, बल्कि यहाँ के आय पर, अपनी यहाँ की जो आमदनी थी या इस पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। वो मानते थे, अंग्रेज़ों को ऐसा लगता था कि देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों, मूल्य, मान्यताओं को बदलना है। इस चैप्टर का जो सबसे पहला पॉइंट है वो है अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे। तो शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे हैं। 200 साल पहले जो शिक्षा था वो कैसी शिक्षा थी। आज जो है शिक्षा बिल्कुल सहज और सामान्य दिखाई देती है। तो 200 साल पहले जो शिक्षा थी वो धीरे धीरे किस तरह से विकास हुआ था, किस तरह से विकसित हुई थी। अंग्रेज का जो विचार था, ब्रिटिश का जो विचार था, उस पर भारतीयों का क्या प्रतिक्रिया थी, इस विषय में हम इस पर विचार करेंगे। फिर हम देखते हैं प्राच्यवाद की परंपरा। 1783 ईस्वी में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन थे जो कलकत्ता आए थे। वो जो है सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ये जो थे भाषाविद थे। अब यहाँ भाषाविद का अर्थ क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार हो, कई भाषाओं की जानकारी रखता हो, उसे हम भाषाविद कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि विलियम जोन्स जो थे वो ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किए थे और फ्रेंच और अंग्रेजी वो जानते थे। यहाँ हम देखते हैं हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल। ये जो थे ये संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। तो संस्कृत और फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया गया था वो किसके द्वारा? तो कोलब्रुक और नेथेनियल के द्वारा किया गया था। जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। कब? 1784 ईस्वी में किया गया था। फिर एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। फिर हम देखते हैं क्या कि जोन्स और कोलब्रुक का राय था कि भारत की सभ्यता और भारत के विचारों को, यहाँ के लोगों को के विचारों को समझने के लिए हमें जो यहाँ की प्राचीन में जो लिखा गया है ग्रंथ हो गया या फिर कानूनी ग्रंथ या पवित्र ग्रंथ जो कहिए, इसे खोजना और समझना बहुत ज़रूरी है। उनका ये भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के द्वारा समझा जा सकता है। फिर हम देखते हैं मदरसा के स्थान। यहाँ हम कहेंगे कि मदरसा आखिर है क्या, किसे कहते हैं? तो सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई भी शैक्षिक संस्थान हो, उसे मदरसा कहा जाता है। और ये जो है 1781 ईस्वी में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून का अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया था। और ये किसके द्वारा खोला गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा खोला गया था। फिर हम देखते हैं 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। और ये जो है किस लिए? तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके, इसीलिए 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। फिर हम देखते हैं ये मुंशी वर्ड क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना, लिखना और पढ़ाना जानता है। फिर है प्राच्यवादी। एशिया की भाषा और संस्कृति
का गहन अध्ययन करने वाले को या फिर एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले को प्राच्यवादी कहा जाता है। वर्नाकुलर, यह एक ऐसा शब्द है जो स्थानीय भाषा के लिए यूज़ किया जाता है, स्थानीय भाषा के लिए ये प्रयोग किया जाता है। फिर हम देखते हैं पूरब की जघन्य गलतियाँ। ये जो है 19वीं सदी की शुरुआत से ही क्या हुआ कि अंग्रेज अफसर ये जो हैं ये प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था, किसका, तो अंग्रेज अफसर का ये कहना था कि यहाँ पूर्वी जो समाज है उनका जो ज्ञान है वो त्रुटियों से भरा हुआ है, यहाँ यानी कि कमियों से भरा हुआ है पूर्वी समाज, और या ये जो है अवैज्ञानिक है। उनका मानना था कि पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही है, इसलिए उन्हें वो ऐसा दलील देते हैं कि अंग्रेज़ को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से जो भारत की सभ्यता है, भारत की जो साहित्य है, संस्कृति है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो संस्कृत भाषा है, साहित्य है, इसे अध्ययन करने के लिए अंग्रेज़ों का मानना था कि इस साहित्य को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ावा देने के लिए इस पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो है त्रुटियों से भरा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में सबसे प्रमुख कौन थे, तो जेम्स मिल थे। इनका कहना था कि हमें ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए जो कि किसी भी व्यक्ति का उसका दिल जीतने वाला हो, जनता की इच्छा के हिसाब से हो, या उसकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनका राय था, उनका विचार था जेम्स मिल का कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उपयोगी और व्यवहारिक हो, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि उपयोगी और व्यवहारिक हो। इसी के संबंध में 1830 के दशक में प्राच्यवादियों का सबसे ज़्यादा तीखा विरोध हो गया शुरू। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है मैकाले का। मैकाले का कहना था कि वह भारत को असभ्य देश मानते थे, भारत को असभ्य देश मानते थे। इनका कहना था कि भारत को सभ्यता का पाठ पढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। तो भारत को सभ्यता का पाठ पढ़ाना आवश्यक है, किसके द्वारा, तो मैकाले का ये मानना था। मैकाले के मुताबिक अब क्या होता है कि पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं है। यानी मैकाले का कहना था कि ऐसी कोई भी शाखा नहीं है जो कि अंग्रेज़ों की, यानी कि वहाँ की जो संस्कृति है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। फिर हम देखते हैं मैकाले का क्या कहना था। इनका कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। फिर हम देखते हैं कि मैकाले के द्वारा 1835 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा शिक्षा अधिनियम पारित किया गया था, मैकाले के मिनट्स, जिसे विवरण भी कहा जाता है। मैकाले के मिनट्स को कहा गया है, विवरण भी कहा जाता है, और 1835 ईस्वी में ये लागू किया गया था, जिसके तहत अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित की गई थी। अंग्रेज जो हैं इस अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाते हैं, और कलकत्ता मद्रासे और बनारस से स्कूल कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थान को प्रोत्साहन न दिया जाए, इस तरह से इस अधिनियम के द्वारा व्यवस्था की जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से मैकाले द्वारा जो अंग्रेजी शिक्षा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाता है। यानी इसके तहत क्या होता है कि अंग्रेजी शिक्षा का जो माध्यम बनाया गया, तो जो कलकत्ता में मदरसा का स्थापना किया गया था, बनारस में संस्कृत कॉलेज का स्थापना किया गया था, खोला गया था, तो ये सब को हटा दिया गया था, क्योंकि यहाँ जो है संस्कृत पढ़ाया जाता था, कहीं पर मुस्लिम मतलब उर्दू पढ़ाया जाता था, फारसी पढ़ाया जाता था। इनका मानना था कि जिस स्थान पर
इंग्लिश पढ़ाया जाए, अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाया जाए, उसे ही ये लोग मान्यता देने लगे थे। फिर हम अगला पॉइंट देखते हैं कि व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा गया था। तो शिक्षा के विषय में जो नोट भेजा गया था वो कब, तो 1854 ईस्वी में भेजा गया था। अब कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड थे। ये जो भेजा गया था तो कंपनी के नियंत्रक मंडल के जो अध्यक्ष कौन थे, चार्ल्स वुड थे। और इन्हीं के वुड का जो नीति पत्र था इसे वुड्स डिस्पैच कहा गया। तो वुड के नीति पत्र को वुड्स डिस्पैच कहा गया। अब इसके अनुसार, इस दस्तावेज के अनुसार क्या हुआ कि यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। मतलब इनका मानना था इस जो नीति पत्र ये जो था, ये जो दस्तावेज था, तो इस दस्तावेज के अनुसार मानना था कि जो व्यापार है, वाणिज्य है, विस्तार से जो होने वाला लाभ को समझना और देश के संसाधनों के विकास का महत्व को समझने में ये जो वुड डिस्पैच है इससे मदद मिलेगी। फिर हम देखते हैं वुड के नीति पत्र। तो वुड के नीति पत्र का तर्क क्या था, यहाँ दिया गया है कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। तो हम देखते हैं कि अगर हम अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं तो हमारा जो नैतिक उत्थान होगा वो नहीं हो सकता है, और यही अगर हम अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करते हैं तो नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। ये अंग्रेजों का मानना था और ये ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे। ये किसके तहत था, तो वुड के जो नीति पत्र था उसका ये तर्क दिया गया था। फिर हम देखते हैं 1854 के नीति पत्र। इसमें सबसे अहम कदम क्या उठा गया था, ये जो यहाँ अहम कदम होगा। तो ये जो सबसे अहम कदम क्या उठाया गया था कि सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। तो इसके 1854 के नीति पत्र के बाद क्या सबसे जो महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था वो क्या था कि सरकारी शिक्षा विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। फिर हम देखते हैं 1857 में। 1857 में मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह शुरू हो गया था। उसी समय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता और मद्रास और मुंबई में जो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कब, तो जब 1857 की क्रांति मेरठ में शुरू हुई थी उसी समय। फिर हम आगे देखते हैं नैतिक शिक्षा की मांग। अब क्या होता है कि नैतिक शिक्षा की मांग होने लगती है। स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम केरे, जिसने श्रीरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की थी। तो स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक कौन थे, विलियम केरे थे। ये श्रीरामपुर में जो मिशन की स्थापना की गई थी वहाँ पर उसमें ये मदद किए थे। फिर हम देखते हैं कि 1800 ईस्वी में वहीं पर एक छापाखाना खोला गया था। छापाखाना लगाया गया कब, 1800 ईस्वी में। कहाँ पर, तो श्रीरामपुर में। 1818 ईस्वी में यहाँ पर एक कॉलेज खोला गया था। तो कॉलेज कब खोला गया, 1818 ईस्वी में। और 19वीं सदी के दौरान क्या हुआ कि पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोला गया था। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो था बहुत लंबा था, इसे मैंने 2 पार्ट में बनाया है। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि तभी मेरा वीडियो जो है वो आपके पास सबसे पहले जाएगा। थैंक यू।